जानकी देवी रोज की तरह अपनी छोटी सी टोकरी लेकर मीठे पके हुए केले बेच रही थीं। उनकी दो बेटियां थीं, दोनों ही हीरे की तरह पली बड़ी थीं। बड़ी बेटी मीरा सिंह देश की सरहद पर फौज में अफसर थी। छोटी दिव्या सिंह इसी शहर की मजिस्ट्रेट यानी डीएम थी। जानकी देवी को अपनी बेटियों पर बहुत नाज था। जब भी कोई पूछता, अम्मा, आपकी बेटियां क्या करती हैं, तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। वह कहती, एक देश की रक्षा करती है और दूसरी जिले की। लेकिन जानकी देवी आज भी कभी कभी बाजार में केले बेचने बैठ जाती, पर अपनी बेटियों को कभी नहीं बताती। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी एक इंस्पेक्टर, जिसका नाम विक्रम राठौर था, अपनी काली स्कॉर्पियो से वहां आया। उसके पीछे एक शक्तिशाली राजनीतिक हस्ती का नाम था स्थानीय विधायक राघव प्रताप। विक्रम ने गाड़ी सड़क किनारे रोकी और सीधा जानकी देवी की टोकरी के पास आकर खड़ा हो गया। उसने टोकरी में से एक केला उठाया और बिना कुछ कहे मुंह में डाल लिया। जानकी देवी थोड़ी डरी और बोली, साहब, केले मीठे हैं, आप चाहे तो तोल दूं। विक्रम राठौर ने अकड़ते हुए कहा, हाँ हाँ, दे दे, 1 किलो। जानकी देवी ने कांपते हाथों से केले तोलकर पॉलिथीन में दे दिए। विक्रम ने पैकेट लिया, फिर उसने एक केला निकाला और वहीं काट कर खाने लगा। कुछ देर चबाने के बाद उसने मुंह बनाते हुए कहा, ये क्या बेचा है तूने, एकदम बेस्वाद। जानकी देवी घबराकर बोली, नहीं साहब, बहुत मीठे हैं, आप दूसरा देख लीजिए। लेकिन विक्रम हंसते हुए बोला, चुप, तेरे केले का एक दाना भी मीठा नहीं। तूने मुझे बेवकूफ बनाया है। और सुन, मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा, समझी। जानकी देवी ने हिम्मत करके हाथ जोड़ते हुए कहा, साहब, मेहनत से लाए हैं, कुछ तो पैसे दे दीजिए बस। यही सुनते ही विक्रम का पारा चढ़ गया। उसने गुस्से में झुककर पूरी टोकरी उठाई और सड़क की दूसरी तरफ जोर से फेंक दी। टोकरी पलट गई और सारे केले सड़क, गाड़ियों और नालियों में बिखर गए। जानकी देवी हक्की बक्की रह गई। उनकी आंखों में आंसू भर आए, होंठ कांपने लगे। उनकी मेहनत और इज्जत दोनों ही सड़क पर कुचली जा रही थी। आसपास भीड़ जमा हो गई थी। लोग तमाशा देख रहे थे, कानाफूसी कर रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस वर्दी वाले से कुछ कहे। विक्रम ने अपनी मूंछों पर ताव दिया, काली स्कॉर्पियो स्टार्ट की और वहां से ऐसे चला गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। भीड़ में से किसी ने जानकी देवी की मदद नहीं की, पर पास ही एक घर की छत पर खड़ा एक नौजवान अमन यह सब कुछ अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर रहा था। उसका खून खौल रहा था। वह जानकी अम्मा को बचपन से जानता था और उनका बहुत सम्मान करता था। उसने वीडियो रिकॉर्ड करना बंद किया और सोचने लगा कि इस वीडियो का क्या किया जाए। उसे पता था कि जानकी अम्मा की एक बेटी फौज में है। उसने कहीं से उनका नंबर निकाला और तुरंत वह वीडियो मीरा सिंह के व्हाट्सएप पर भेज दिया और नीचे छोटा सा मैसेज लिखा, दीदी, यह आपकी मां के साथ क्या हुआ, देखें। हजारों किलोमीटर दूर बर्फीली पहाड़ियों के बीच चौकी पर मीरा सिंह अपनी राइफल साफ कर रही थी। तभी उसके फोन पर व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आया। उसने वीडियो देखा। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ा, मीरा के चेहरे का रंग बदलता गया। उसकी शांत आंखें गुस्से से लाल हो गईं। जब उसने इंस्पेक्टर विक्रम को अपनी मां की टोकरी उठाकर फेंकते देखा, तो उसके हाथ कांपने लगे। उसकी मां ने अपनी जिंदगी बेटियों को पालने में लगा दी थी, आज सड़क पर बेबस रो रही थी और लोग तमाशा देख रहे थे। मीरा के अंदर का सिपाही जाग उठा। उसने तुरंत वही वीडियो अपनी छोटी बहन दिव्या को फॉरवर्ड किया और फोन मिलाया। दिव्या, देखो अभी। दिव्या उस वक्त अपने ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग कर रही थी। उसने वीडियो देखा और जैसे ही पता चला कि उसकी मां के साथ यह हुआ है, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके आंखों में आंसू थे, पर वह एक डीएम थी। उसे भावनाओं में बहने का हक नहीं था। उसने तुरंत फोन काटा, निकलकर कहा, यह मेरी जिम्मेदारी है, मैं घर जा रही हूं। मीरा ने कहा, नहीं दीदी, तुम्हारी जगह सरहद पर है। यह लड़ाई मैं और दीदी मिलकर लड़ेंगे। दोनों बहनों ने ठानी कि मां की इज्जत लौटेगी, पर कानून और चालाकी से। दिव्या ने तय किया कि वह सीधे थाने जाकर डीएम की वर्दी की ताकत दिखाकर नहीं चलेंगी, क्योंकि वही वर्दी कई बार दबंगों के आगे गिर पड़ती है। उसने सिविल कपड़े पहने, पीला सलवार सूट और आम नागरिक बनकर कोतवाली पहुंची। थाने का माहौल वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। एक हवलदार ऊंघ रहा था और इंस्पेक्टर विक्रम राठौर और एसएचओ संदीप यादव चाय कप के पास हंसी ठिठोली कर रहे थे। दिव्या डरते डरते उनकी मेज के पास गई। मुझे शिकायत दर्ज करानी है,
कल बाजार में एक बुजुर्ग महिला की टोकरी सड़क पर फेंक दी गई। अरुण, नहीं। यहां विक्रम की आवाज में तंज था। तो तू वही बेटी है? यहां शिकायत नहीं लिखी जाएगी। संदीप हंसा। तुझे क्या मालूम कानून? पर दिव्या ने ठान लिया था। वह नहीं रुकी। तभी अचानक थाने की फिजा बदल गई। थाने का दरवाजा खुला और अंदर तेज तेज कदमों की आवाज आई। सभी के चेहरे सख्त हो गए। बाहर एक काली स्कॉर्पियो से एक चमकदार आदमी पहुंचा। राघव प्रताप, वही विधायक जिसके नाम पर थाने के कई लोग नाचते थे। राघव ने ध्यान से दिव्या को देखा और उसके चेहरे पर पहली बार अजीब सी घबराहट उभरी। उसने जल्दी से नमस्ते किया और कहा, मैडम, अगर आप यहां होती तो मुझे पहले बता देती। पर जैसे ही दिव्या ने ठंडी निगाहों से उसे देखा, राघव की हंसी गायब हो गई। उसके कलेजे में कुछ चुभा। उसकी आवाज बुरी तरह बदल गई। वह जानता था कि यह सिर्फ कोई आम नागरिक नहीं है। यह वही डीएम थी जिसने उसके कई गलत खेलों को रोका था। दिव्या ने बिना भावुकता के कहा, थानेदार विक्रम, संदीप, आप अपने व्यवहार की सफाई देंगे। थाने में जो शेर कल घूमते थे, आज वे खड़े थे जैसे किसी ने उनके पांव काट दिए हों। दीर्घ सांस के बाद डीएसपी ने आदेश दिया, इंस्पेक्टर विक्रम राठौर और संदीप यादव तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाते हैं। इनके खिलाफ विभागीय जांच और अपराध दर्ज किया जाए। सब चौंक गए। राघव का चेहरा सफेद पड़ गया। ले। उसकी आंखों में अब नफरत और बदले का इशारा था। शिवाजी की तरह न्याय की झलक दिखी तो लोगों ने माना कि सच बाहर आ गया। पर असल लड़ाई तो अब शुरू हुई थी। उसी रात दिव्या के निजी फोन पर अननोन नंबर से कॉल आया। खाली सांसें और फिर मोछों वाली बदली हुई आवाज में कहा गया, डीएम साहिबा, शहर में ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करो। इंस्पेक्टर तो सिर्फ मोहरे हैं। खेल अभी शुरू हुआ है। दिव्या ने अपनी ठंडी आवाज में पूछा, कौन बोल रहा है? और लाइन कट गई। उस रात दिव्या ने पाया कि यह लड़ाई सिर्फ अपमान का नहीं, जान का मामला भी बन सकती है। दिव्या ने अपनी मां की सुरक्षा के लिए तुरंत कदम उठाए। उसने मां के घर के बाहर सादा वर्दी में 2 पुलिसकर्मी तैनात कर दिए। उसने युवा अमन को बुलाया, वही जिसने वीडियो भेजा था, और कहा, तुम्हें बाजार का हर एक कोना ध्यान से देखना है। किसी भी नए चेहरे को नोट करो, दुकानों के सीसीटीवी फुटेज निकालो। अमन, उसने दिन रात काम किया। 2 दिन की कड़ी मेहनत के बाद उसे एक सुराग मिला। पास की एक दुकान के सीसीटीवी में रात के 2 बजे एक आदमी दिखाई देता है जो जानकी देवी की टोकरी के पास कुछ रख कर भागता है। चेहरा साफ नहीं था, पर चलने का तरीका और कद उस आदमी का वही था जिसे कई बार विक्रम के साथ देखा गया था। अब बारी दिव्या और एसपी के हाथों में थी। उन्होंने जाल बिछाया। सूचना फैलाई गई कि फुटेज में संदिग्ध का चेहरा क्लियर आ गया है और जल्द ही गिरफ्तारी होगी। ये अफवाह राघव के गुट में खलबली मचा गई। राघव ने तरकश खोल दिया और विक्रम को फोन किया और कहा, उसे किसी भी हाल में पकड़ने मत देना, कुछ कर डालो। पर उसे यह नहीं पता था कि उसका फोन पहले से ही पुलिस की मॉनिटरिंग पर था। विक्रम और संदीप को बुलाकर उस संदिग्ध व्यक्ति को ठिकाने लगाने को कहा गया, पर वह सुनसान जगह एक जाल था। दिव्या और एएसपी की टीम ने उन्हें घेर लिया। दबाव में दोनों ने अपना मुंह खोल दिया और कहा कि सब कुछ राघव के इशारे पर हुआ था। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने जानकी देवी के टोकरी के नीचे नशीले पदार्थ रखे थे ताकि सुबह पुलिस छापा मारकर उसे गिरफ्तार करे। अगली सुबह पुलिस ने राघव प्रताप के बंगले पर छापा मारा। उस छापा के बाद जो सामने आया उसने सारे शहर को हिला दिया। फोन रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी क्लिप्स और गवाहों के बयान सबब के साथ थाने में पेश कर दिए गए। राघव प्रताप के राजनीतिक साम्राज्य का पतन एक ही सुबह में हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मीडिया ने पूरा किस्सा चलाया। डीएम की मां के खिलाफ साजिश नाकाम। शहर में लोगों की सोच बदल गई। जिसने कल अपमान किया था, अब जुबान दबाए खड़ा था। जानकी देवी को तुरंत बरी कर दिया गया। जब वह जेल से बाहर आई तो दिव्या ने खुद अपनी गाड़ी लेकर मां को लाई। मीरा छुट्टी लेकर आई। तीनों एक घर में एक साथ बैठकर रोईं और एक दूसरे को गले लगाया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। दिव्या और मीरा ने मिलकर सुनिश्चित किया कि जानकी देवी को फिर ठेली लगानी न पड़े। दिव्या ने सरकारी मदद से मां को एक छोटी दुकान दिलवाई और पेंशन का इंतजाम कराया। मीरा ने बैकअप के तौर पर मां की सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया। अमन को गांव का एक सम्मानजनक काम दिया गया ताकि वह और युवा हमेशा सच को उजागर करते रहें। तो दोस्तों,
यह कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। कमेंट करके बताइए कि आपको दिव्या का कौन सा फैसला सबसे अच्छा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।